नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। यद्यपि पुरातत्वीय उत्खनन द्वारा नालंदा के अतीत को उजागर करने का सफल प्रयास किया गया है, परंतु उत्खनन द्वारा अब तक जो कुछ उद्घाटित हुआ है उसके आधार पर प्राचीन नालंदा के अतीत के वैभव का केवल एक संकेत सा मिलता है, जिसके आधार पर हम प्राचीन नालंदा के अतीत के गौरवमय इतिहास के बारे में सहज ही कल्पना कर सकते हैं। प्राचीन नालंदा कितना विशाल था, कितना संपन्न था, इसके बारे में एक ह्वेनसांग ने लिखा है कि नालंदा के स्थल को 500 श्रेष्ठियों ने 10 कोटि स्वर्ण मुद्राओं में क्रय करके भगवान बुद्ध को समर्पित किया था। नालंदा बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अंतर्गत तंत्र के विकास के लिए एक ही बहुत ही अहम केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय में भी नालंदा उसके पाठ्यक्रम में तंत्र का विषय जो है छात्रों और अध्यापकों में समान रूप से लोकप्रिय था। और ये भी माना जाता है कि तंत्र जो है वो नालंदा से ही अपने पड़ोसी देशों नेपाल, तिब्बत, चीन और सुदूर पूर्व के दक्षिणी देशों में भी यहीं से गया। नालंदा में यह तो प्रायः सभी विषय समान रूप से पढ़ाए जाते थे, लेकिन ज्योतिष पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और ये मानना है कि ज्योतिष का एक व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए यहाँ पर एक विशाल और भव्य वेधशाला थी, ज्योतिष वेधशाला थी, जिसमें विद्यार्थियों को सिखाया जाता था प्रैक्टिकली ग्रहों की गणना इत्यादि। और उस वेधशाला के जो स्तंभ थे, जो कंगूरे थे, इतने विशाल थे, गगनचुंबी थे कि वो जो बादल हैं वो कंगूरों से नीचे नजर आते थे। इसी प्रकार नालंदा में एक जलघड़ी होने की भी उल्लेख मिलता है, जो पूरे मगध के लिए एक सही समय की मानक थी। नालंदा विश्वविद्यालय का जो एक बहुत ही संपन्न पुस्तकालय था, जिसको धर्मगंज कहते थे, इसमें 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं, बड़ी बहुमंजिली बिल्डिंगें थीं, जिसमें से एक का नाम था रत्नोदधि, दूसरे का रत्नसागर और तीसरे का रत्नगंज। इसमें से जो रत्नोदधि बिल्डिंग थी वो बहुत विशाल थी और करीब 9 मंजिल की थी। इसमें जो है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ, जिनको प्रज्ञा पारमिता सूत्र कहते हैं ये, और तंत्र शास्त्र के ग्रंथ, जिनको समाज गुह्य कहते थे, इसमें रखे जाते थे। इसके अलावा इस नालंदा की काल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इतनी हो गई थी कि दूर दूर के छात्र यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। न केवल अपने उस भारत के ही, बल्कि विदेशों के छात्र आते थे, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लोग आते थे। और
पाल शासक देवपाल देव के समय में तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पराकाष्ठा पर थी। ये नालंदा से प्राप्त एक ताम्रपत्र जो देवपाल देव के समय का है, इसमें उल्लेख है कि सुवर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव ने नालंदा की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से आकर्षित होकर एक यहाँ सुंदर भव्य विहार का निर्माण कराया था। कालांतर में उस विहार के रखरखाव के लिए उन्होंने नालंदा के पास किन्हीं 5 गांवों के राजस्व को उसके रखरखाव को देने के लिए उन्होंने अपने जो दूत थे बालवर्मन देव, उनके द्वारा देवपाल देव से अनुरोध कराया था, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं शती में जब ह्वेनसांग आया था, उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। नालंदा एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विद्यालय था और यहाँ पर बुद्धिस्ट विषयों के अतिरिक्त प्राय हर विषय का यहाँ अध्ययन अध्यापन होता था और इसमें उपनिषद भी थे, वेद भी थे और चिकित्सा भी था, दर्शन भी था, तंत्र भी था, ज्योतिष भी था। सभी विषयों का बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पढ़ाई होती थी। ज्योतिष के लिए विशेष रूप से यहाँ पर एक वेधशाला थी, जिसमें ज्योतिष के विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता था और ये वेधशाला इतनी भव्य थी कि इसके जो स्तंभ थे वो इतने ऊंचे थे, गगनचुंबी थे, जो बादलों को छूते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक जलघड़ी भी थी, जिसका समय इतना एक्यूरेट होता था कि वो पूरे मगध के लिए एक सही समय की मानक हुआ करती थी। पर नालंदा की एक बहुत बड़ी विशेषता यहाँ के लोगों की जो है वो धार्मिक सहिष्णुता की बात थी। यद्यपि ये प्रधान रूप से बौद्ध केंद्र होने के बावजूद यहाँ पर अन्य धर्मों के प्रति बहुत ही समानता, सहजता और अपनेपन का बात थी। इसलिए बौद्ध मूर्तियों के साथ साथ हमें हिंदू, जैन व अन्य दूसरे उसके मतों की जो हैं मूर्तियां मिलती हैं, जो हमारे म्यूज़ियम में संग्रहित हैं। और इस विहारों के पास ही जो ये मंदिर संख्या 2 है, ये हिंदू मंदिर के अवशेष हैं और इस विहार कॉम्प्लेक्स के पास इसका पाया जाना एक बहुत बड़ी बात है, एक प्रमाण है कि हम लोग यहाँ पर कितने सहिष्णु थे। और यहीं के पास बड़गांव में जो सूर्य का मंदिर है और सूरज कुंड है, वो भी इस बात का प्रमाण है कि उस ज़माने में यहाँ के लोगों में बड़ी ही सहिष्णुता थी और बहुत ही भाईचारा आपस में था। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनत्सांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। ह्वेनत्सांग ने लिखा है कि सहस्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय
स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने ही संभावना है। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं।